नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे अधिगम टॉपिक की, जिसमें हमने कुछ चीजों को जाना है। क्या होता है अधिगम, क्या होता है लर्निंग, इसके बारे में आज बात करेंगे। क्या प्रश्न की प्रकृति रहती है, कैसे प्रश्न आते हैं, कैसे हमें प्रश्नों को सही करना है, तो धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे। मैं सबसे पहले बात करूं, इसके शब्द की बात करूं, तो ये अधिगम जो शब्द है ना, ये शब्द है एक व्यापक अर्थ वाला है। बनने वाली पहली बात यहां बन जाती है कि अधिगम अपने आप में एक शब्द है, सीमित अर्थ वाला, व्यापक अर्थ वाला, अति व्यापक अर्थ वाला, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एक चीज यहां है। फिर इसके बाद दूसरी बात आती है, यह एक कैसी योग्यता है। याद रखना, अधिगम जो है वह एक अर्जित योग्यता है। कैसी योग्यता है? अर्जित योग्यता है। इसके बाद एक कैसी प्रक्रिया है, तो ये प्रक्रिया जो है वह मानसिक प्रक्रिया है। कैसी है? मानसिक। किसके द्वारा होती है? मस्तिष्क के द्वारा होती है। तो अधिगम एक प्रक्रिया है मानसिक। इसके साथ साथ ये कैसी होती है? बहुआयामी होती है। कैसी होती है? बहुआयामी होती है। बहुआयामी के साथ साथ ये कैसी होती है? जटिल होती है। जटिल के साथ साथ यूनिवर्सल होती है, सार्वभौमिक। हर जगह पर अधिगम की जरूरत को पूरा किया जा सकता है, सीखा जा सकता है। अब एक चीज आती है, यह आधारित किस पर होता है? अधिगम जो है वह आधारित किस पर होगा? तो याद रखना, अधिगम जन्मजात क्रियाओं पर आधारित होगा। जन्मजात जो क्रियाएं हैं, इन जन्मजात क्रियाओं पर अधिगम आपका आधारित होगा। अगली एक बात आती है जिसे आपको ध्यान देना है कि अधिगम का शाब्दिक अर्थ क्या है। अधिगम का शाब्दिक जो अर्थ है वह शाब्दिक अर्थ होता है सीखना। क्या होता है? सीखना। अब सीखने से जो परिवर्तन होता है वह परिवर्तन होता है व्यवहार में। किसमें होता है? व्यवहार में। हम जानते ही हैं, मैं आपको बता दूं, व्यवहार शब्द यानी कि एक जीव का दूसरे जीव के प्रति किया गया आचरण है। आचरण करने का तरीका है या एक प्रकार का आचरण है। इस शब्द के बारे में आप जानते ही हैं। 1905 में विलियम मैकडूगल के द्वारा इसे प्रयोग में लिया गया और 1908 में इसकी क्या दी गई? परिभाषा दी गई। आपको याद होगा, जब हमने अभिप्रेरणा को पढ़ा था, वहां एक सिद्धांत पढ़ा था, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? मूल प्रवृत्ति का। ये आया था 1908 में। थोड़ा और पीछे जाइए, 1908 में ही मानसिक आयु का विचार आया। कौन सी आयु का? मानसिक आयु का विचार आया 1908 में ही। आपको पता है, यानी कि एक और सिद्धांत, एक और चीज आई जिसकी बात करें, व्यवहार को परिभाषित किया गया। व्यवहार शब्द की क्या दी गई? परिभाषा दी गई। अगर आपसे वो पूछे कि इस व्यवहार शब्द के बारे में, मूल प्रवृत्ति जो शब्द है, मूल प्रवृत्ति ये होती है व्यवहार की जननी। क्या होती है? व्यवहार की जननी। व्यवहार जिनसे अपना जन्म लेता है वह चीज मूल प्रवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? मूल प्रवृत्ति कहलाती है। आगे एक और बात आएगी, हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होंगे वो परिवर्तन दो प्रकार के होंगे। एक स्थायी परिवर्तन, दूसरा अस्थायी परिवर्तन। अब कोई चीज एक तो लंबे समय तक चले, एक थोड़े समय आकर के रुक जाए।
अब ये जो स्थायी चीज चलेगी वो चलेगी ए और पी। आपने नाम सुना है आप, आम आदमी पार्टी। कोई चीज अनुभव से आ रही है, कोई चीज अभ्यास से आ रही है, कोई चीज प्रशिक्षण से आ रही है। उन चीजों से जो भी परिवर्तन होंगे वे सभी परिवर्तन स्थायी होंगे। आप कोई चीज अनुभव से सीख रहे हैं तो वह लंबे समय तक चलेगी। कोई चीज आप प्रैक्टिस अभ्यास से सीख रहे हैं लंबे समय तक, और किसी चीज की ट्रेनिंग ले रहे हैं, किसी चीज की प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो वह चीज भी लंबे समय चलेगी। अब यहां से एक प्रश्न बनता है, क्या कुछ परिवर्तन अस्थायी होते हैं? हाँ जी, यहां से एक अलग प्रश्न बनेगा जो मैं आपको बता दूं। एक मनोवैज्ञानिक जिसका नाम है हिलगार्ड, जिसका नाम क्या है? हिलगार्ड। अब अधिगम के सिद्धांत पुस्तक जो लिखी गई है वो पुस्तक भी किसने लिखी है? हिलगार्ड ने। लेकिन अधिगम के सिद्धांतों का जनक किसे माना जाता है? थॉर्नडाइक को। वही थॉर्नडाइक जो सीखने का अपना सिद्धांत 1913 में देता है। आगे पढ़ेंगे जिसे हम उद्दीपन अनुक्रिया, प्रयास भूल और आपका चयन का सिद्धांत, आपका ठोस अधिगम सिद्धांत इत्यादि उपनामों से जानते हैं। लेकिन यदि पूछा जाए कि ये तो पुस्तक का नाम है, ये तो क्या है? पुस्तक, और पुस्तक है अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के क्या है? सिद्धांत। लेकिन एक चीज और पूछी जाए यहां, वो चीज आप लोग ध्यान देना, उस चीज का नाम है, और वो चीज है क्या? चालक, आवश्यकता और प्रोत्साहन। चालक, आवश्यकता और प्रोत्साहन, इन तीनों में घनिष्ठ संबंध होता है। तीनों का मिला हुआ रूप ही क्या कहलाता है? प्रेरक कहलाता है। प्रेरक जिसे मोटिव आप लोग कहते हैं, वह तत्व जिससे अभिप्रेरणा जन्म लेती है, वह एक तत्व जो हमें कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, कार्य को प्रारंभ करके उसे गति देता है, उसे लक्ष्य तक केंद्रित करता है, और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक हमें गतिमान रखता है। हम कुछ चीजें समझ रहे होंगे, मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं बताई गई बातें आपके समझ में आ रही होंगी। अब यही जो चीज हम लिख रहे थे वो हिलगाड़ ये है, कोई चीज संवेग से आए, कोई चीज मूल प्रवृत्ति से आए, कोई चीज आपकी थकान से प्राप्त हो, कोई चीज मादक पदार्थ के सेवन करने से हो, कोई चीज मादक पदार्थ के साथ साथ आपके परिपक्वता से प्राप्त हो। इन सभी चीजों से परिवर्तन तो होंगे, लेकिन ये परिवर्तन स्थायी होंगे, क्षणिक होंगे। आपको पता है संवेग लैटिन भाषा का एक शब्द है इमोबियर, जिसका शाब्दिक अर्थ है उत्तेजित होना, उथल पुथल करना। अब संवेग भी दो प्रकार के हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। आपका रिजल्ट आए, आपको पैसे मिले, आपका चयन हो जाए, खुशी रहेगी। आपके साथ कुछ गलत हो जाए, आप दुखी रहेंगे। ये क्षणिक होते हैं। मैं आपसे कह दूं कि भालू आ रहा है, या फिर सब कुछ तबाह होने वाला है, या आपके घर पर ये काम हो गया है, तो आपकी जो स्थिति बनेगी वो नीचे। आप मुझे देख करके गुस्सा होते हैं तो आपकी आंखें लाल हो जाती हैं, ये भी संवेग है। अब मूल प्रवृत्ति, ये व्यवहार की जननी है। अब जब तक आपको कोई चीज दिखेगी नहीं तभी तो व्यवहार करेंगे। एक चीज थकान, अब आप बहुत देर से बैठे हुए हैं तो आपको एक थकान का अनुभव हो रहा है। मैं बहुत देर से बोल रहा हूं तो मुझे भी एक थोड़ा सा आराम का सा ऐसा लग रहा है कि मुझे रेस्ट करना चाहिए। एक विद्यार्थी जब परीक्षा हॉल में है तो वह यह सोचता है कि कितनी जल्दी लिखूं। कई बार आपकी
हाथ में भी दर्द हो जाता है, कई बार गर्दन में भी हो जाता है। तो ये चीजें ऐसे करते हैं, अभी सोना नहीं, बहुत लिखना है, तो ये चीजें। फिर मादक पदार्थ, आप किसी भी मादक पदार्थ का सेवन करते हैं, पीले पीले मेरे राजा और पीले मेरे जानी, आधा पिएंगे पानी और आधी शराब, तभी तो होगी नादानी। ये चीज है, मादक पदार्थ के सेवन करने से हम लोग, अभी होली मनाई है, भांग का सेवन किया था, तो पता है दूसरी दुनिया में थे हम। तो ये सारी चीज, एक है परिपक्वता, यह एक प्रकार की क्षमता का नाम है। क्षमता, आपका कोई कार्य करना, अब वो कोई कार्य क्या है, आपका चलना सीखना, पढ़ना सीखना, बोलना सीखना, दौड़ना सीखना, लिखना सीखना, ये सभी चीज है परिपक्वता। एक कार्य कौशल में व्यक्ति का दक्ष होना, व्यक्ति का निपुण होना, उसकी क्या कहलाती है, परिपक्वता। आप जानते ही हैं, गैसल इस शब्द की बात करता है, यह एक प्रकार की क्षमता है। तो इन चीजों को हम लोग समझ रहे हैं। अब दो चीजें आई, क्या अधिगम व्यवहार में स्थायी परिवर्तनों की संज्ञा का नाम है, या अधिगम व्यवहार में अस्थायी परिवर्तनों की संज्ञा का नाम है। अगर सीखना स्थायी होता तो हम भूलते क्यों, हम उसमें सुधार क्यों करते, हमें क्यों अभ्यास की अधिक आवश्यकता होती। तो याद रखना, सीखना सदैव क्या होता है, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। अपेक्षाकृत क्या होता है, स्थायी परिवर्तन होता है। कुछ चीजें हम यहां समझे, जो चीज अनुभव से आई, अभ्यास से आई, प्रशिक्षण से आई, और व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी लाती है, वह चीज सीखना कहलाती है, अधिगम कहलाती है। तो लिखेंगे हम इन बातों को यहां से। चलिए भाई, समझ में तो आ रहा है ना, मस्त। चलिए, तो अच्छा लग रहा है ना, चलो चलिए भाई। आप नोट्स देखते रहिए, हम कुछ परिवर्तन करते हुए आ रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि पहले जैसा रहा है, अब कुछ बदल चुका है। वो दौर दूसरा था, ये दौर दूसरा है। मुझको न रोकिए, नजराने दीजिए, मेरा दौर और है, मुझे जाने दीजिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, हार जाऊंगा, मुझे मेरी किस्मत को आजमाने दीजिए। तो आप लगातार पढ़िए। चलिए लिखेंगे अधिगम। लिखना, यह एक व्यापक अर्थ वाला शब्द है। हाँ, अब तक हमने प्रश्नों को समझा, कुछ बातें लिखी, अब हम विस्तार से टॉपिक लिख रहे हैं। यह एक व्यापक अर्थ वाला शब्द है। अगली बात, एक प्रकार की अर्जित योग्यता होती है। एक प्रकार की अर्जित योग्यता होती है। जन्मजात क्रियाओं पर आधारित होता है। जन्मजात क्रियाओं पर आधारित होता है। वे सभी परिवर्तन, वे सभी परिवर्तन जो अनुभव, जो अनुभव, अभ्यास एवं प्रशिक्षण के द्वारा, वे सभी परिवर्तन जो अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा एक व्यक्ति के व्यवहार में अपेक्षाकृत, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाते हैं।
अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाते हैं, सीखना कहलाते हैं। सीखना कहलाते हैं। अपेक्षाकृत स्थायी जो परिवर्तन लाते हैं, सीखना कहलाते हैं। अगली बात, अधिगम की परिभाषाएं। अगला बिंदु बनाना, अधिगम की परिभाषाएं। इंपॉर्टेंट डाल के लिखना, क्रो एंड क्रो के अनुसार। क्रो एंड क्रो के अनुसार। क्रो एंड क्रो के अनुसार। अब ये क्या है, दो मित्र और मित्री है। अब ये मित्र बात करते हैं, मित्री नाराज हो जाती है। अब बाद में एक शब्द आता है कि यार मैं जो बात करता हूं आपकी समझ में नहीं आता क्या, तो इनकी क्या खराब हो गई, आदत खराब हो गई। ये जिद करता है कि नहीं ज्यादा बात करें, नहीं आज ये बात करें वो बात करें। आप कह रहे हो नहीं मेरी तो रीट की एग्जाम आ रही, मुझे तो पढ़ना है, नहीं थोड़ी देर और बात कर लो ना, अच्छा लगता है मेरा मन नहीं लग रहा। तो आप बाद में हद हो गई है आजा, तो आप कहेंगे आदत खराब हो गई। तो एक चीज निकल के आई कि सीखना ज्ञान, अभिवृत्ति, सीखना ज्ञान अभिवृत्ति और आदतों का क्या करना है, अर्जन करना है। ज्ञान एवं अभिवृत्ति और आदतों का क्या करना है, अर्जन करना है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें आप किसी चीज को सीखें, जानकारी प्राप्त करें, दृष्टिकोण देखें और आदतों के अनुसार ढले, वह चीज क्या कहलाएगी, सीखना कहलाएगी। एक शब्द आया है ज्ञान, यह संस्कृत की बना है ज्ञा धातु से, जिसका शाब्दिक अर्थ है जानना। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है, जानना। आप किसी चीज को पहली बार देख रहे हैं, पहली बार विचार बना रहे हैं, तो वह चीज क्या कहलाएगी, जानना। किसी चीज को परिभाषित कर रहे, अर्थ समझ रहे, विश्लेषण कर रहे, तर्क कर रहे, वितर्क कर रहे, ये सभी चीज ज्ञानात्मक पक्ष में आती है। अभिवृत्ति, किसी चीज को देखने का हमारा दृष्टिकोण, नजरिया, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। एक सामने वाले व्यक्ति को देखकर आप विचार बना रहे हैं, शायद अच्छा नहीं है वो व्यक्ति या अच्छा है, ये तो तब पता चलेगा जब आप उसके साथ व्यवहार बनाते हैं। एक चीज आदत, आपको पता ही है पहले कोई चीज हो नहीं रही थी, उस चीज को यांत्रिक रूप से इतनी बार करना, यांत्रिक रूप से इतनी बार करना कि वह कार्य स्वतः ही हो जाए, वह चीज क्या कहलाएगी, आदत। एक कथन है ड्राई डेन का, और ड्राई डेन एक कथन कहते हैं कि पहले हम हमारी आदत का निर्माण करते हैं और बाद में हमारी आदत हमारा क्या करती है, निर्माण करती है। जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। आपको विवेकानंद जी का एक कथन याद आता है, आता है क्या, याद है क्या? अगर वो उठो जागो और लक्ष्य की ओर भागो, वो तो पुराना हो गया, लेकिन एक कथन और था इनका। वो कथन ये है कि आप लोग जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। खुद को कमजोर सोचोगे, कमजोर बन जाओगे, और खुद को समझदार समझोगे, समझदार बन जाओगे। जैसा सोचोगे ताकतवर तो ताकतवर, और कमजोर तो कमजोर। तो लिखेंगे भाई, चलो क्रो एंड क्रो के अनुसार। लिखना, सीखना आदत एवं ज्ञान और अभिवृत्ति का अर्जन करना है। सीखना आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति का अर्जन करना है। याद रह जाएगी, कोई की क्या खराब है, आदत खराब है।
अभिवृद्धि का अर्जन करना है। दूसरी परिभाषा, गेट्स व अन्य के अनुसार। ये याद रखनी चाहिए, आई हुई परिभाषा है पेपरों में। गेट्स व अन्य के अनुसार, गेट्स व अन्य के अनुसार लिखना। अनुभव, प्रशिक्षण एवं अभ्यास के द्वारा एक व्यक्ति के व्यवहार में आने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, आने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन सीखना कहलाते हैं, सीखना कहलाते हैं। चलो भाई आगे लिखना। स्किनर के अनुसार, स्किनर के अनुसार लिखना। उत्तरोत्तर समायोजन की प्रक्रिया, उत्तरोत्तर समायोजन की प्रक्रिया, उत्तरोत्तर समायोजन की प्रक्रिया। अगली बात लिखेंगे थॉर्नडाइक के अनुसार। सीखना संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है, सीखना संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है, सीखना संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। और संबंध स्थापित होते हैं व्यवहार से। उद्दीपक और अनुक्रिया का चयन करना है, सीधी बात यह है। चलो अगली बात लिखना। गुथरी, हाँ जी गुथरी। सीखना केवल एक ही प्रयास में संपन्न होने वाली क्रिया है, सीखना केवल एक ही प्रयास में संपन्न होने वाली क्रिया है। स्किनर की लिख ली ना, क्लार्क हल, क्लार्क हल। सीखना आवश्यकता की, क्लार्क हल जो चालक न्यूनता का सिद्धांत देगा, रेनफोर्समेंट का सिद्धांत देगा, पुनर्बलन का। सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है, सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है। किसी भी चीज की नीड हुई और उस नीड को पूरा करना ही सीखने की क्या है, प्रक्रिया है। अब आगे देखेंगे हम लोग। सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है। अगला बिंदु बनाएंगे आप लोग और लिखना बंद करेंगे, सीखने के प्रकार। सीखने के प्रकार, अधिगम के प्रकार। इनकी डिब्बे ले आओ, चले जाओ, भले आगे से चले जाओ। अधिगम के प्रकार। अब अधिगम के जो प्रकार है, मैं बात करूं मनोवैज्ञ सामान्यतः, सामान्यतः कितने हैं, दो। एक
जिसे आप लोग सकारात्मक कह लें, और एक कौन सा है जिसे आप लोग नकारात्मक कह लें, या इसे ही मैं एक नाम दे दूं, निगमनात्मक। ऐसा सीखना जिसमें पहले नियम बताया जाता है, और ऐसा सीखना जिसमें सबसे पहले आगमनात्मक। अब देखिए आप लोग, सामान्यतः अगर सीखने की बात करें तो यह दो प्रकार का है, सकारात्मक जिसे आगमनात्मक कहते हैं, जिसमें आप लोग किनसे सीखते हैं, किसी चीज का उदाहरणों के माध्यम से सीखते हैं। जहां हम लोग किसी चीज के नियम से सीखते हैं, वह आपका कौन सा हो गया, निगमनात्मक। जहां एक निश्चित उत्तर होता है, निश्चित क्या होता है, उत्तर। जैसे आपका नाम क्या है, आप किसकी तैयारी कर रहे हो, आप आते कहां से हो, निश्चित उत्तर है। लेकिन आप मुझे ऐसा एक भी व्यक्ति बता दो जो अपने जीवन में सफल हुआ है, लेकिन सफल होने से पहले हारा ना हो, जिसने हार को नहीं देखा हो, ऐसा एक भी व्यक्ति बता दो। अगर आपसे पूछे वो मनोवैज्ञानिकों में, आंसू बेल के अनुसार, आंसू बेल के अनुसार सीखने के प्रकार होते हैं चार। चार बताने से पहले एक चीज आप लोग ध्यान देना कि सीखने की प्रक्रिया को, अधिगम को या सीखने की प्रक्रिया को निगमनात्मक कौन बताता है, निगमनात्मक कौन बताता है, तो निगमनात्मक बताते हैं कौन, आंसू बेल। सीखना आगमनात्मक ना होकर निगमनात्मक है, नियमों की बात करता है, ये कौन कहते हैं, आंसू बेल। इन्होंने सीखने के चार प्रकार बताए। पहला बताया था रटकर सीखना, पहला कौन सा है, रटकर सीखना। दूसरा कौन सा है, खोजपूर्ण सीखना, कौन सा है बोलो, खोजपूर्ण सीखना। तीसरा कौन सा है, अर्थपूर्ण सीखना, अर्थपूर्ण सीखना। और अंतिम कौन सा है, अभिग्रहण करके सीखना। बनने वाला प्रश्न, ध्यान देना। आंसू बेल के प्रकारों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, तो सबसे महत्वपूर्ण है अर्थ। ऐसा सीखना जिसमें आप विषय वस्तु का अर्थ ग्रहण करते हुए सीखते हैं, मीनिंग के द्वारा सीखते हैं, किसी चीज की खोज करके सीखते हैं। और आविष्कार, आवश्यकता आविष्कार की क्या है, जननी है। अब खोज एक विधि भी है, खोज एक उपागम भी है। खोज विधि आर्मस्ट्रांग के द्वारा दी गई थी, जिसमें हुरुस्को एक शब्द है और इसका शाब्दिक अर्थ है मैं खोजता हूं, मैं पता लगाता हूं, मैंने मालूम कर लिया, मैंने खोज लिया। चार अर्थ लिए जाते हैं। एक बात है रटकर सीखना। आपको पता है रटकर सीखना कभी भी सीखना नहीं होता, क्योंकि इसमें नए ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए इसे सीखने की श्रेणी में नहीं रखा जाता। लेकिन आंसू बेल के अनुसार इसे सीखने की श्रेणी में रखा जाता है। तो पहला कौन सा, रटकर सीखना, अर्थपूर्ण सीखना, खोजपूर्ण सीखना, और अंतिम अभिग्रहण करके सीखना। सबसे महत्वपूर्ण कौन सा, आगमनात्मक कौन बताता है, आंसू बेल। पहला कौन सा है, दूसरा, तीसरा, चौथा। बात समझ में आई। आगे एक मनोवैज्ञानिक है जिसका नाम है रॉबर्ट गेने, रॉबर्ट गेने। और रॉबर्ट गेने ने जो सीखने के प्रकार बताए हैं, वो प्रकार बताए 8। इन्होंने अपने सीखने का यह सिद्धांत है ना, यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था 1965 में। सिद्धांत कब दिया था, 1965 में। इनके द्वारा 1961 में दी कंडीशंस ऑफ लर्निंग, अधिगम की स्थितियां, सीखने की स्थितियां, अधिगम की स्थितियां नामक क्या लिखी गई पुस्तक, स्थितियां, अधिगम की स्थितियां नामक पुस्तक लिखी गई। यह
जो प्रकार है आज कहने के किस सिद्धांत पर आधारित है या किस पर आपके निर्धारित है? तो सरल से किसकी ओर, सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित है। पहली बात याद रखनी है, सिद्धांत आया कब? 1965 में। पुस्तक कब लिखी गई? कितने प्रकार बताए? किस सिद्धांत पर आधारित है? सरल से कठिन की ओर। तो पहला जो प्रकार है उसमें हम लोग पढ़ेंगे संकेत अधिगम। पहला कौन सा है? संकेत अधिगम। जानेंगे क्या होता है संकेत। दूसरा उद्दीपन अनुक्रिया। दूसरा कौन सा है? उद्दीपन अनुक्रिया। उद्दीपक स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के द्वारा सीखना। तीसरा है आपका चैनिंग, श्रृंखला में सीखना। तीसरा कौन सा है? श्रृंखला अधिगम, चैनिंग। अगला शाब्दिक साचार्य, शब्दों का अर्थ ग्रहण करते हुए या शब्दों में संबंध स्थापित करते हुए सीखना। जानेंगे आगे, एक बार नाम जान लेते हैं। पांचवा कौन सा है? विभेदीकरण। विभेदीकरण। छठवां कौन सा है? संप्रत्य अधिगम। और सातवां कौन सा है? नियम। और आठवां कौन सा है? समस्या समाधान। समस्या समाधान। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये मैंने सरल से कठिन की ओर लिखे हैं। बनने वाला सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, रॉबर्ट गेने की सोपानकी में सर्वोच्च स्तर पर किसे रखा गया है? सर्वोच्च स्तर पर किसे रखा गया है? उच्चतम समस्या समाधान। दो प्रकार के प्रश्न बनेंगे। एक प्रश्न बनेगा कि सोपानकी में जो क्रम दे रखा है उस क्रम के आधार पर दिए गए प्रकारों का नाम बताइए। पहला संकेत, दूसरा उद्दीपन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां। उल्टा बोल दीजिए। समस्या समाधान, नियम, संप्रत, विभेदीकरण, शाब्दिक साचार, श्रृंखला, उद्दीपन, संकेत। अब पूछे आपसे कि सबसे पहला कौन सा है निम्न स्तर पर? संकेत। संकेत कहते हैं इशारा, प्रतीक। तो संकेत की बात एक तो कौन का सिद्धांत करता है? पावलव का। घंटी बजेगी और घंटी को बजते ही क्या आएगी? भोजन मिलेगा और भोजन के मिलते ही तो लार आएगी। घंटी बजी, हमारी छुट्टी होने वाली है। बताओ, हॉस्टल में हम लोग रहे, कोई चीज दिखेगी तभी तो होगी। नहीं, अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक उद्दीपक का होना ही तो अनुबंधन है। कंडीशन तभी तो बनेंगी। दूसरा, टोनमैन का एक और सिद्धांत आता है। किसका आता है? याद कीजिए, टोलमैन संकेत अधिगम, चिन्ह अधिगम, प्रतीक अधिगम, अव्यक्त अधिगम, प्रच्छन्नम अधिगम। चूहों के दो समूह एक भूल भुलैया में छोड़े, एक को भोजन दिया, एक को भोजन नहीं दिया। जिन्हें भोजन दिया वो रास्ता खोजने में सक्षम रहे। संकेत मिले, नोटिफिकेशन आ गया है, आप तैयारी करेंगे। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा आपको कैसे पता चलेगा? संकेत इशारा, आपको कोई आवाज दे रहा है, बुला रहा है, मेरा नाम ले रहा है, संकेत। ऐसी बात कौन करता है? बत्ती हरी हुई है, लाल हुई है, कैसी हुई है? इशारा कर रही है, संकेत दे रही है। कई बार हमें जिंदगी, कई बार प्रकृति हमें संकेत देती है, कुछ अलग होने वाला है। कई बार आप रात में सो भी रहे हैं, सुबह आपको एक सपना दिखता है, आपकी लॉटरी लग जाती है, किसी की शादी हो जाती है, किसी की नौकरी लग जाती है, कोई शिक्षा मंत्री द्वारा सम्मानित होता है। तो याद रखना यह है संकेत अधिगम, ये सारा। उद्दीपन, कोई चीज जिसे देखकर आप क्रिया करें, उद्दीपक। परिवेश की वह वस्तु जो देखकर कार्य करने के लिए प्रेरित करे। अनु एक उपसर्ग है और जिसका शाब्दिक अर्थ है पीछे, किसी क्रिया के बाद में कोई क्रिया करना। बिल्ली मांस का टुकड़ा और मांस के टुकड़े को देख करके सलाखों को खींचने का प्रयास करती है। मैं आपसे कोई बात कह जाऊं उसके बाद में आप मुझे गाली देना,
कह गया तभी तो दे रहे। कोई चीज दिखी, एक श्रृंखला जिसे आप चैन में सीखना कहते हैं। कबड्डी खेली हमने, चैन में खेलते हैं। बताओ, टॉपिक से टॉपिक जोड़कर पढ़ते, चैन बनती है। पक्षियों को देखा हो आपने, भेड़ों को चलते हुए देखा, एक ही क्रम में चलती है। इसकी बात स्किनर करते हैं, इसकी बात थॉर्नडाइक करते हैं, इसकी बात पावलव और कौन करते हैं, टॉलमैन। शाब्दिक साचर्य, इसकी बात करते हैं जॉन लॉक। जो शब्द आप पढ़ रहे हैं उन शब्दों का अर्थ निकालते हुए उनके मध्य में संबंध स्थापित करते हुए पढ़ना, यह कौन सा आ गया, साचर्य। लेकिन साचर्य के नियम पर पावलव का सिद्धांत आधारित है। साचर्य ये गॉड नियमों में आता है और ये दिए थे थॉर्नडाइक के लिए, ये भी याद रखना साथ साथ। ठीक, उसके बाद विभेदीकरण, जिसकी बात गिलबर्ट करते हैं। विभिन्न चीजों में अंतर स्थापित करना, ये चीज है विभेदीकरण। बी मीने विशेष, वेद मीने अंतर। ये खाने की है, ये खाने की नहीं है। ये आपके पहनने की है, ये उनके पहनने की है। ये आपका सिलेबस है, ये उनका सिलेबस है। विभेदीकरण। संप्रक्त, जिसकी बात गेस्टाल्टवादी करते हैं, गेस्टाल्टवादी करते हैं, गेस्टाल्टवादी करते हैं। संप्रक्त कहते हैं विचार, कॉन्सेप्ट, धीरे धीरे आपके मन में विचार आते जाते हैं। नियम, इसकी बात स्किनर करते हैं। दो चीजें होती है, एक है सिद्धांत, एक है नियम। नियम छोटा होता है, सिद्धांत बड़ा होता है। एक है समस्या समाधान, आपको पता है गेस्टाल्टवादी समग्र रूप में चीजों को प्रस्तुत करते हैं। बार बार एक शब्द आ रहा है गेस्टाल्टवादी। गेस्टाल्ट जो शब्द है ये जर्मन भाषा का है। 1911 में मैक्स बर्दीमर इसे एक संप्रदाय बनाने का प्रयास करता है। 1912 में मैक्स बर्दीमर के प्रयासों से यह संप्रदाय बनता है, स्वतंत्र रूप लेता है। यह जर्मन भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है रूप, आकृति, संपूर्ण